Hi guys and welcome back to my channel. So this is another lecture of समास. So हम लोग समास पढ़ रहे थे. पहले लेक्चर में हमने अव्ययभाव पढ़ा था. इस लेक्चर से हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ना स्टार्ट करेंगे और मैं ट्राई करूंगी कि मैं आज पूरे ही समास कंप्लीट करा दूं आपको, ताकि वो आपका टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए. आई नो आप लोगों के एग्जाम्स मार्च से हैं. एंड गाइज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि मैं ना एक संस्कृत क्रैश सीरीज स्टार्ट करने का सोच रही हूँ. सो आई एम गोना बी टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर यू, बिकॉज ऑब्वियसली देखिए यूट्यूब पे सारी चीज़ें एकदम अच्छे से कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है. ऑल्दो मैं ट्राई करूँगी, बट एज योर एग्जाम्स आर ऑलरेडी इन मार्च, तो आप लोगों के लिए कंप्लीट करना डिफिकल्ट हो जाएगा. सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड, हम एक ऐसी ना संस्कृत की सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं जहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना फटाफट पढ़ा दूंगी. मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल सारी डालूंगी. मैं गूगल फॉर्म डाल दूंगी. आप लोग वो जो गूगल फॉर्म है ना उसको फिलअप कर दीजिएगा. एंड जितनी भी अपडेट्स है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगी. सो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी कि सीरीज़ का टाइमिंग क्या रहेगा एंड एवरीथिंग. सब चीज़ें ना हम लोग आपके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे जो आपके लिए सूटेबल होगा. एंड माई मेन मोटिव ये है कि आपका जो सिलेबस है ना वो एक बार मैं पूरा कंप्लीट करा दूँ, तो क्रैश कोर्स जैसा रहेगा, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा. ऑलराइट, अभी लेक्चर हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं. समास, तत्पुरुष समास. देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर तत्पुरुष समास में कुछ इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन याद कर लो, बाकी इसके डेफिनेशन याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें याद रखो कि उत्तर पद प्रधान होता है. ठीक है, बाई चांस एमसीक्यू में पूछ ले कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो याद रखना उत्तर पद प्रधान होता है. ठीक है, फिर जो तत्पुरुष समास है ना उसके दो भेद होते हैं, व्याधिकरण और समानाधिकरण. तत्पुरुष समास का वह रूप जिसमें समास विग्रह करते समय पूर्व एवं पर मतलब पूर्व यानी पहले वाला, पर यानी बाद वाला पद, भिन्न भिन्न विभक्तियों को प्रयोग किया जाता है, उसे व्याधिकरण समास कहते हैं. व्याधिकरण समास में क्या बताया इन्होंने, देखो व्याधिकरण समास में ये बताया है कि वो समास जिसमें ना उनका जो पूर्व पद है या फिर जो उनका पर पद है, बिफोर वाला एंड आफ्टर वाला जो पद है, वो भिन्न भिन्न यानी बहुत सारी यानी डिफरेंट विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है. उनके समास विग्रह करते समय बहुत सारी विभक्ति आती है, लाइक पंचमी, सप्तमी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी, ये सारी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है कब, विग्रह करते समय. तो वो व्याधिकरण तत्पुरुष हो गया, है ना. मुख्य तत्पुरुष समास को ही व्याधिकरण तत्पुरुष समास बोलते हैं. ऑलराइट, अब आता है तत्पुरुष समास का वह रूप जिसका समास विग्रह करते समय पूर्व एवं पर पद में एक ही विभक्ति यानी कर्ता कारक का प्रयोग किया जाए, उसे समानाधिकरण. सो डिफरेंस क्लियर हुआ ना आपको यहाँ पे कि इसमें ना देखो, इसमें बोला है भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट विभक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है, और यहाँ पर इन्होंने बोला है एक ही विभक्ति, और वो विभक्ति कौन सी, कर्ता कारक. ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काके की. ये अभी तक याद नहीं किया है तो याद कर लो, पिछले वाली वीडियो में बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इसमें सिर्फ एक ही विभक्ति में समास विग्रह हो रहा है जो कि कर्ता कारक वाली विभक्ति है, तो उसे समानाधिकरण बोल रहे हैं. ठीक है, अब इसमें नए, कर्मधारय और द्विगु उपपद तत्पुरुष समानाधिकरण अंतर्गत आते हैं, तो इसके ना भेद है. सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ अपने तत्पुरुष समास की, सो इफ आई टॉक अबाउट तत्पुरुष समास, तो वो ना ऐसे दो भेद है उसके. कौन कौन से हैं, एक है अपना व्याधिकरण समास, ठीक है, और एक है अपना समानाधिकरण समास. ठीक है, व्याधिकरण समास जो होता है उसमें ना मल्टीपल विभक्तियां यूज हो रही है, और विभक्तियां कहाँ से है, द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक विभक्तियां सारी यूज हो रही है. सो समानाधिकरण जो है वहां पर सिर्फ ओनली वन विभक्ति यूज में आ रही है, और वो कौन सी विभक्ति है, कर्ता कारक वाली विभक्ति यूज में आ रही है. ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि समानाधिकरण समास जो है उसके तीन भेद होते हैं, कर्मधारय, द्विगु और नए समास. ठीक है, सबकी डिटेल्स पढ़ेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पर ये समास की बात कर रहे हैं. यहाँ पर ये जो भी है ना, ये व्याधिकरण समास के भेद बता रखे हैं आपको. ठीक है, ये सारे व्याधिकरण समास के भेद हैं. तो अब जो है उसमें देखो व्याधिकरण समास के भेद में इन्होंने बता रखा है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी एंड सो ऑन.
अब यहाँ पर ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सी द्वितीय है, कौन सी तृतीय है, कौन सी चतुर्थी, अगर ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए आ गया तो मैं आपको बताती हूँ कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिख देते हैं, कुछ वर्ड्स मैं आपको लिखा रही हूँ, तो अगर वो वर्ड्स आपको दिख जाते हैं तो समझ लेना कि ये द्वितीय तत्पुरुष है या चतुर्थ है या तृतीय, जो भी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं द्वितीय तत्पुरुष की। द्वितीय तत्पुरुष में अगर आपको श्रितः, अतीतः, आपन्नः, प्राप्तः एटसेट्रा अगर कुछ ऐसे शब्द मिल जाए तो आपको मानना है कि द्वितीय है। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल्स बताऊं ना तो आपको यही दिखेंगे, जैसे कि कृष्णाश्रितः, कृष्ण का आश्रय लिया हुआ, तो इसका जो लौकिक विग्रह होगा वो क्या होगा, कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः। अब देखो आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई विग्रह कैसे करेंगे, उसमें क्या करना है, तो मैं आपको बताती हूँ विग्रह कैसे करेंगे। तो जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है कि हमें पता है, हमें पहले तो मैंने आपको श्रितः वर्ड लिखाया, श्रितः से आपको ये पता चल गया कि ये द्वितीय वाला तत्पुरुष है। अब अपन को ये देखना है कि द्वितीय तत्पुरुष मतलब कि विभक्ति कौन सी है, द्वितीय विभक्ति है। तो द्वितीय विभक्ति क्या होती है, अब जैसे कृष्ण है, ठीक है, तो कृष्ण के रूप किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, राम के अकॉर्डिंग चलते हैं, राइट। और राम की द्वितीय विभक्ति क्या होती है, रामम होती है, ठीक है। तो वैसे ही कृष्ण की क्या हो जाएगी, कृष्णम। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कृष्णम श्रितः, श्रितः का सेम ही रहेगा, बस जो कृष्ण है ना यहाँ पे कृष्ण आश्रित है, यहाँ पर कृष्ण का कृष्णम हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बताती हूँ, अरण्यातीतः मतलब यहाँ पर क्या है, अतीत आया ना, अतीत से आपको ये पता चल गया कि द्वितीय तत्पुरुष है। अब इसका विग्रह करना है, तो यहाँ पे जो अरण्य है इसका द्वितीय विभक्ति, अरण्य का क्या हो जाएगा, अरण्यम, और अतीत का अतीत सेम रहेगा। नेक्स्ट कूपपतितः, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कूप का द्वितीय ये कूप की द्वितीय विभक्ति कूपम ही हो जाएगी, और पतितः, तो ये अब ये दुख आपन्न, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपन्न से पता चल गया द्वितीय तत्पुरुष है। अगर विग्रह करने के लिए बोले तो अपन को पता है द्वितीय तत्पुरुष नाम से पता चल रहा है कि द्वितीय विभक्ति यूज करेंगे, तो दुख की विभक्ति द्वितीय विभक्ति क्या होगी, दुखम, और आपन्न का आपन्न। क्लियर, आई होप आपको ये द्वितीय तत्पुरुष क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। तो अपन ने ऊपर यही देखा था, श्रित, अतीत, आपन्न, प्राप्त, मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ड और लिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं तृतीय तत्पुरुष पे। तृतीय तत्पुरुष में आपको शब्द जैसे कि भिन्नः, दन्तः, निपुणः, हीनः, सदृशः एटसेट्रा अगर ऐसे शब्द मिले तो मान लो कि तृतीय विभक्ति है, ठीक है। विग्रह भी तृतीय विभक्ति में करना है, जैसे कि शंख कुला खंडः। अब अपन को पता चला कि कौन सा वर्ड है यहाँ पर, ये एक अलग सा वर्ड और आ गया कि खंड आ गया, ठीक है। तो पहली चीज तो ये थोड़ा एक एक्सेप्शनल आ गया, तो अपन को याद कर लेना है, ठीक है, ये याद कर लो आप। अब इसका क्या होगा, तृतीय विभक्ति में या लगता है ना, शंख कुला है और ये खंड है ना, तो अगर खंड शब्द आ रहा है और शंख खुला है, अब आपको ये पता है ये आकारांत है ना, क्या है ये, आकारांत है। आकारांत के शब्द रूप किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, लता के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसके भी, तो लता का जो तृतीय विभक्ति क्या होता है, वो तृतीय विभक्ति क्या होती है, लतैया होती है ना। वैसे ही शंख खुला की क्या हो जाएगी, शंख खुलैया, और खंड का खंड सेम आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हो जाता है अर्थ तो मैंने लिखवाया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, इसमें ये एक्स्ट्रा वर्ड्स और लिख लो। एक तो जो अपन ने ऊपर पढ़े ना वो हम लिख ही लेते हैं यहाँ पे, जैसे अर्थ है, अर्थ तो इजी है, याद रह जाएगा, अर्थ याद रह गया। एक खंड लिख दो, ये भी याद रह जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हाँ, तो धान्यार्थ हो गया। तो अब ये धान्य है, तो धान्य है तो राम के अकॉर्डिंग चलेगा, और रामः रामो रामान, रामम रामो रामान, रामेन, ठीक है, रामेन आ जाता है, ये उसकी तृतीय विभक्ति, तो धान्यन अर्थ आ गया।
ठीक है। फिर उसके बाद में त्रातः आ गया, तो हरि त्रातः, हरि के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये हो गया हरिणा। फिर नख भिन्न, भिन्न तो मैंने लिखवाया था, तो नख भिन्न हो गया, तो नख भिन्न क्या हो जाएगा, नख, तो नखेह भिन्न। ये नखेह क्यों आया, क्योंकि ये है यहाँ पर बहुवचन है, ठीक है, बहुवचन है, क्योंकि नाखून तो बहुत सारे होते हैं ना, एक से ज़्यादा है, दो से भी ज़्यादा है, बहुत सारे नाखून हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, नखे भिन्न आया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप देख लेना। अब आते हैं हम चतुर्थी तत्पुरुष पे, ठीक है। अब चतुर्थी तत्पुरुष में कुछ वर्ड्स में लिखा देती हूँ आपको, जो आपको याद रखने हैं। बलि, रक्षितम, ऐसे कुछ शब्दों, एग्जाम्पल के थ्रू और भी शब्द देखते हैं। हाँ, दारू, एक ये शब्द और होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये शब्द है, तो जैसे यहाँ पर है यूप दारू, तो यूपाय दारू, ठीक है। द्विजार्थ, अब देखो जैसे यहाँ पर द्विजार्थ यहाँ पे आया, अर्थ यहाँ पर भी आया है, तो हमको ना ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके रखना है, धान्यार्थ और द्विजार्थ। तो ये एक एक्स्ट्रा अलग से याद रख लो कि हाँ, उसमें ये थोड़े ऐसे हो गए ना, कॉन्ट्रडिक्टरी आ गए, तो इनको अलग से याद रख लेंगे हम। ज़्यादा वैसे आपको मिलेंगे नहीं ऐसे, बट स्टिल हमें याद रख लेना है इसको। तो अब यहाँ पे जैसे ब्राह्मण के लिए दान है, अब कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, है ना, ब्राह्मण के द्वारा दान तो होगा नहीं, मतलब के द्वारा भी दान हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण के लिए दान है, तो इसलिए यहाँ पे तृतीय विभक्ति है, तो द्विजाय अयम, ठीक है। फिर भूत बलि है, यानी भूतों के लिए बलि दी जाती है ना, तो के लिए आ गया। अगर मान लो आपको कोई भी वर्ड्स याद नहीं आ रहे, जो मैंने लिखवाए कुछ याद ही नहीं आ रहे, तो हम थोड़ा सा ना इसका ना हम मीनिंग निकालने का, मीनिंग सोचने का ट्राई करेंगे। जैसे भूत बलि, तो भूतों को बलि तो देंगे नहीं, भूतों के लिए ही बलि देते ना, तो के लिए किस में आता है आपको पता होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, किस में आया, संप्रदान, यानी कि चतुर्थी तत्पुरुष। तो ये लिख देंगे भूतों के लिए, तो भूतेभ्यो बलि, ठीक है। और यहाँ पे बहुवचन है, क्योंकि एक भूत के लिए या दो भूत के लिए नहीं दे रहे, बहुत सारे भूतों के लिए दे रहे, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन पंचमी तत्पुरुष पे। पंचमी तत्पुरुष में क्या क्या शब्द आते हैं, जैसे कि भय, भीति, च्युतः, भ्रष्टः, मुक्तः, एटसेट्रा, ऐसे कोई शब्द आएंगे तो वो पंचमी तत्पुरुष है। जैसे कि चोर भयम, यानी चोर से भय, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से या अलग होने पर, तो से आ गया, किस में आ गया, पंचमी में आ गया, ठीक है। सो चोर से भय, तो चोरात भयम, ठीक है। फिर उसके बाद में मुक्तः आ गया, ठीक है। फिर उसका तो ये स्तोकात मुक्तः। फिर उसके बाद में ऐसे आप देख लेना, ठीक है, जैसे दूरात आगतः, है ना। यहाँ पे देखो, अब आपको ऐसे होना चाहिए कि ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई इसका विग्रह क्या है, ये दूराद, यूं ऐसे मत कर लेना कि आप इसको लिख रहे हो कि दूराद आगतः। अब यहाँ पर ना आपको संधि का नॉलेज काम में आएगा, क्योंकि यहाँ पे संधि भी हो रही है और यहाँ पे समास भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है। संधि कैसे होगी, संधि हो रही है कि यहाँ पर है दूरात और फिर है आगतः, ठीक है। तो ऐसे ये चीजें ध्यान रखनी है। तो पहले के टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए जो मैंने सीरियल वाइज जैसे पढ़ा है वैसे ही पढ़ो। तो ये आगत आ गया, तो दूरात आगत, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन षष्ठी तत्पुरुष में। षष्ठी तत्पुरुष का ऐसा है कि कोई ऐसा अलग से वर्ड्स तो नहीं है, हमें जस्ट मीनिंग निकाल करके ही समझना पड़ेगा। जैसे राजपुरुष, यानी राजा का आदमी, राजपुरुष से क्या मतलब निकालोगे आप, राजा का आदमी होगा, ठीक है, राजपुरुष। तो राजा का आ गया ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की संबंध रख रहा है ना कुछ, राजा का पुरुष, तो राज्ञः पुरुषः, षष्ठी विभक्ति लगा देना। उसके बाद है आत्मज्ञानम, यानी आत्मा का ज्ञान है ना, तो आत्मनम, आत्मन ज्ञानम। फिर मनोविकार, यानी मन का विकार हो गया, तो मनस विकार। सत्संगति, सज्जनों की संगति, तो सताम संगति। तो ये ना कुछ ऐसे हिंदी मीनिंग करके भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब लास्ट एक तत्पुरुष समास पे और आ जाते हैं, जो कि अपना है सप्तमी तत्पुरुष समास। कुछ वर्ड्स लिख लो, मैं यहीं पे लिखा देती हूँ, जैसे कि शौंडः, पुटः, कुछ ऐसे शब्द आए ना, तो ये समझ लेना कि ये तत्पुरुष समास है। ऑल्सो निपुण, निपुण पहले वाले में भी आ रहा था, तो ये थोड़ा सा एक अगेन आप इसको मार्क कर लो कि ये है। काव्य शास्त्र में निपुण, तो मैं आया ना, इसलिए यहाँ पर सप्तमी, काव्य निपुण। फिर अक्ष शौंड, पासाओं से खेलने में चतुर,
तो अक्षेषु शोण्डः, ये लगा देना, सप्तमी विभक्ति लगानी है, इसलिए यहाँ पे अक्षेषु लगाई क्योंकि सप्तमी विभक्ति लगी है। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण है अपने हिसाब से देख लेना, अदरवाइज वो सब इंपॉर्टेंट तो मैंने करा दिए। नेक्स्ट अब जो है समानाधिकरण तत्पुरुष पढ़ा था, तो उसका भेद है कर्मधारय नए, तो ये कुछ भेद है, और द्विगु समास भी आता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कर्मधारय समास पढ़ते हैं। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास में एक बात याद रखना, जहां पर आपको ना विशेषण और विशेष्य या फिर उपमान या फिर उपमेय प्रकट हो, है ना, कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि जहां पर विशेषण, विशेष्य, उपमान या उपमेय की बात की गई हो, तो समझ लो कि वहां पर कर्मधारय समास की बात हो रही है, सिंपल सा। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई विशेषण, विशेष्य, उपमान या उपमेय होते क्या है। मतलब सिंपल से बताऊं तो एडजेक्टिव्स, विशेषण यानी कि हम किसी की भी तारीफ कर रहे हैं, मतलब जो भी तारीफ कर रहे हैं वो विशेषण हो गया, एडजेक्टिव। और विशेष्य क्या हो गया? हम जिस चीज की तारीफ कर रहे हैं, जैसे कि वो पॉट बहुत सुंदर है, तो वो जो पॉट है, फ्लावर पॉट हो सकता है, मान लो बहुत सुंदर है, तो वो क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है नीलोत्पलम यानी कि नील कमल। अब ये हम हिंदी में भी पढ़ते थे, है ना, तो नील कमल यानी कि वो कमल जो है वो नीले कलर का है, तो ये उसकी ये उपमान, मतलब देखो ये उपमा दी जा रही है, किसी की उपमा देते हैं ना कि अच्छा वो कमल जो है वो रेड है, येलो है, यहाँ पे बोला है नील कमल, है ना। जैसे कि कृष्ण सर्प यानी काला सांप, तो उस सांप को ना उपमा दी जा रही है, काले रंग की उपमा दी जा रही है, तो आपको डायरेक्टली ये देख लेना है कि हाँ ये कर्मधारय समास है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें जब आपको ये है कि आपको जब विग्रह करने को बोले तो नील है ना, तो आपको सिंपल सा है नीलम उत्पलम। ठीक है, और कृष्ण सर्प है तो कृष्ण सर्प, या फिर कर्मधारय समास का एक टेक्निक होती है कि आपको ऐसे लिखना होता है नीलम च तदुपलम, कृष्णम च असौ सर्पः, ऐसी एक टेक्निक होती है। तो वो मैं आपको थोड़ी सी समझा देती हूँ कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है। या तो देखो इन्होंने लिखा है कि सिंपल ही लिख लो नीलम उत्पलम, ठीक है, या फिर लिख लो सिंपल सा कृष्ण सर्पम। लेकिन मैं आपको दूसरी वाली टेक्निक भी बता देती हूँ, क्योंकि मान लो अगर एग्जाम में आ गया है, वैसे लिखने हो गया, तो आपको आना चाहिए वो। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी पुल्लिंग शब्द आए, फॉर एग्जाम्पल अपन ने ऊपर पढ़ा कृष्ण सर्पः, तो हम ना इसको पुल्लिंग ही लेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर पुल्लिंग आता है तो हमें लिखना है कृष्णः च असौ सर्पः। अभी जैसे अगर स्त्रीलिंग आ गया, स्त्रीलिंग में क्या हो गया? सम्य वाटिका। अब सर्प है, अ आ रहा है, अकारांत पुल्लिंग हो गया, वाटिका है, आकारांत है, यानी कि स्त्रीलिंग हो गया। अब अगर स्त्रीलिंग आ गया तो हमें कैसे लिखना है? तो हम लिखेंगे सम्या च इयम वाटिका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर च असो यूज किया है मैंने और यहाँ पे च इयम यूज किया है। अब ये जो है ये आपको याद होने चाहिए, मैंने असो क्यों यूज किया और इयम क्यों यूज किया है, पढ़ाए होंगे आपको ये, है ना, सर्वनाम शब्द वगैरह। उसके बाद आता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग जैसे कि यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल आ गया पीताम्बर, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगी पितम च तत् अंबर। समझ में आया? तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पर पुल्लिंग में च असो यूज किया है, इसमें च इयम यूज किया है, और इसमें पुल्लिंग नपुंसकलिंग में च तत् यूज किया है। ठीक है, तो वैसे ही जो हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पर उत्पलम जो है ये च तद यूज किया है, च तद यूज किया है, मतलब कि कौन सा है? नपुंसकलिंग है वो। ठीक है, तो पीताम्बर में भी ये यूज करेंगे। कृष्ण सर्पम है तो यहाँ पर जो है च असौ सर्पः। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास ना बहुत ऐसे सिमिलर से लगते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि बेटर रहेगा कि इनके ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, सेलेक्टेड एग्जाम्पल मिलेंगे। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप इनको ना ऐसे 4-5 बार पढ़ोगे ना, तो आपको वैसे ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये समास है और इसका विग्रह कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट समास की बात करते हैं नए तत्पुरुष की। ये तो और भी सिंपल है। नए का मतलब होता है सिंपल सा नहीं, तो ये जैसे अब्राह्मण, मतलब जो ब्राह्मण से भिन्न है, जो ब्राह्मण नहीं है, तो न ब्राह्मण सिंपल सा हो जाएगा। अनश्वः, घोड़ों से
अनश्वः यानी घोड़ों से भिन्न, यानी न अश्वः, ये सिंपल सा हो गया। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण भी दे रखे हैं जो आप देख लेना। और इसके बाद ना अपने पास एक द्विगु समास भी होता है। तत्पुरुष समास का एक और भेद है जिसको हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में सिंपल सी बात याद रखना कि जहां पर पहला पद संख्यावाची हो, ठीक है, संख्यावाची हो। जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ, पंचवटी। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, 2 वर्ड्स दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ये पंच और वटी, 5 वटियां। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो क्या है? संख्यावाची हो गया ना, ये संख्यावाची शब्द हो गया। तो ये आपको सिंपल सा है, अगर संख्यावाची शब्द है तो ये मान लो कि ये द्विगु समास है। ठीक है, और इसका ना विग्रह भी बहुत इजी होता है, लाइक रिदम वाला हो जाता है। पंचानाम वटानाम समाहारः, हमें ये समाहारः लगाना होता है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, पंचपात्रम। ठीक है, अब इसका कैसे समास विग्रह करेंगे? पंचाणाम पात्राणाम समाहारः। ठीक है, सभी का ऐसे ही करते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं, त्रिलोकम। तो जो त्रिलोकम है उसका कैसे लिखोगे आप? त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। ठीक है, ये सिंपल सा द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट अपने पास एक और समास आता है जिसको बहुव्रीहि समास बोलते हैं। अब ये तत्पुरुष समास, सबसे पहले तो अपन ने कौन सा पढ़ा था? सबसे पहले अव्यय भाव देख लिया था, फिर तत्पुरुष देख लिया, उसके बहुत सारे टाइप्स भी देख लिया अपन ने। और नेक्स्ट आ जाता है अपने पास थर्ड समास, बहुव्रीहि समास, जिसके बारे में मैं अभी बता रही थी पहले। बहुव्रीहि समास भी देखो कुछ कुछ ऐसा है कि कर्मधारय से रिलेटेबल है, और कुछ कुछ ही इसमें जो है लाइक एग्जाम्पल्स होते हैं तो वो याद रखने होते हैं। जैसे कि कोई, मैं एग्जाम्पल ऐसे डेफिनेशन बता देती हूँ कि जहाँ कोई तीसरा या अन्य अर्थ प्रदान हो। इसका मतलब क्या है कि जो आपको दे रखा है ना, कोई भी वर्ड दे रखा है, ठीक है, और अब आप उसका विग्रह करके जो मीनिंग निकालोगे ना, वो बहुत ही अलग ही मीनिंग निकलेगा उसका। जैसा आपने सोचा होगा वैसा मीनिंग नहीं निकलेगा। तो वो हो जाता है आपका बहुव्रीहि समास। कर्मधारय में क्या हो रहा था? कर्मधारय में अपने को जो जैसा दिख रहा था ना वैसे ही मीनिंग था, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा सा मीनिंग नहीं था, लेकिन बहुव्रीहि में हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने, जिसमें पूर्व और उत्तर पद को छोड़कर अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। अब देखो इसका सिंपल सा है, दशानन अपन सबको पता है, दशानन किनको बोलते हैं? रावण को बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इनका विग्रह करूँ, ये पूर्व पद है, ठीक है, और ये पर पद है यानी बाद वाला पद है। अब पूर्व पद 10, आनन है यहाँ पर मतलब कि सिर। तो अब देखो ना, तो मेरे को ऐसे है कि यार 10 की वजह से हाँ कुछ समझ में आ रहा है, या फिर मेरे को आनंद की वजह से सिर, तो दोनों का। लेकिन अब जो दोनों को मिला करके जो मैं अर्थ बता रही हूँ जो कि रावण है, वो ये दोनों से बहुत ही भिन्न है। तो ये हो गया अपना बहुव्रीहि समास। अब इसका ना विग्रह कैसे करते हैं? इसका विग्रह करोगे 10 आननानि यस्यः स, ऐसे इसका विग्रह करते हैं। अब आपको एक कंफ्यूजन, डेफिनेटली ये डाउट आना चाहिए, ये डाउट ये आना चाहिए कि यहाँ पर 10 है और आपने हमें ये पढ़ाया था मैम कि द्विगु समास जो है वहाँ पर भी संख्यावाची आता है पहले पद में, तो ये द्विगु समास क्यों नहीं हुआ भाई? है ना, ये डाउट तो जेन्युइन होता है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको ये बोला कि कोई भी वर्ड आप देख रहे हो तो उसका मीनिंग भी देखो। अब यहाँ पर जो है द्विगु समास में आप, ऐसा नहीं है पंचवटी का कुछ ऐसा अलग सा मीनिंग निकलता हो, ऐसा कुछ नहीं है। पंचवटी सिंपल सा है, 5 वटियों की बात की है यहाँ पे। ठीक है, पंचपात्रम में यानी 5 पात्रों की बात करी, कुछ ऐसा अलग सा मीनिंग नहीं निकल रहा है। त्रिलोक है तो 3 लोक है, ऐसा कोई अलग सा और मीनिंग इसमें भी नहीं निकल रहा है। लेकिन बहुव्रीहि समास में 10 आनन है ना, तो उसका अलग सा मीनिंग हमें पता है, ये एविडेंट है कि हम रावण की बात कर रहे हैं ना, तो ये बहुव्रीहि समास है, अलग सा अर्थ निकल रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास है, ये डिफरेंस है। और इसका विग्रह कैसे होगा? 10 आनानि यस्यः स। कल्याणी पंचमाः, जिन रातों में 5वीं रात कल्याणदायिनी होती है, ये सभी रातें उन्हें कल्याणी पंचमा बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ये स्त्रीलिंग आ रही ना, तो यहाँ पे क्या होगा? कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिडाम। बाकी जैसे पीताम्बर याद कर लो, ठीक है, पीतम अंबरम अस्ति यस्य स। और
अब देखो ये ना ऐसे थोड़े से कंट्रोवर्शियल चीजें इसमें भी आती है। अपुत्र, अब आपको ऐसे हो सकता है डाउट कि ये नए में भी हो सकता है, राइट, लेकिन इसको ना इन्होंने बहुव्रीहि में रखा है, तो ये आप अलग से याद रख लो, ठीक है। अविद्यमान पुत्रो यस्य स। तो अब इसमें क्या होता है ना कि डेफिनेटली एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। एक जगह आपको दे देगा, मान लो अब्राह्मण दे दिया, तो आपको न ब्राह्मण ये लिखना है और नए उधर समास होगा, और अपुत्र दे देंगे दूसरे उसमें, तो आपको बोलेंगे कि हाँ अब इसमें बताओ समास। तो बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में गलती कर देंगे कि है, हमें पता है न नए समास हो जाएगा, लेकिन ये बहुव्रीहि समास है और इसका समास विग्रह भी डेफिनेटली वो लोग पूछेंगे, तो आपको याद रखना होगा अविद्यमान पुत्रो यस्य स। तो ये जो ऐसे डिफरेंस है ना, जो मैंने हाईलाइट करा है या मार्क करा एक्सेप्शनल है, उनको याद रखने होते हैं, ठीक है। सो ये हो गया अपना यहाँ पे बहुव्रीहि समास भी। अब इन्होंने ना यहाँ पर अलग से और एग्जाम्पल बता रखे बहुव्रीहि समास के, वो भी आप लोग देख लेना। नेक्स्ट अभी एक और समास है जो कि द्वंद्व समास है, वो मैं बता देती हूँ। द्वंद्व समास में क्या होता है, समास के लिए जितने शब्द दिए गए उन सभी शब्दों का अर्थ प्रश्नधान हो। द्वंद्व समास में जैसे कि राम कृष्ण है, तो राम और कृष्ण, राम और कृष्ण है ना, रामः च कृष्णः च रामश्च कृष्णश्च। धव खदीरो, धव और खदीर के वृक्ष, तो धवश खदीर। राज दंतः, दंतानाम राजा। संज्ञा परिभाषाम, संज्ञा और परिभाषा का समूह। संज्ञा च परिभाषा च अनयो समारोह। तो ये ना वैसे ज्यादा नहीं पूछते, बट ये कुछ कुछ जैसे ये वाला याद रख लो, धर्मार्थो, धर्म और अर्थ, तो ये पूछ सकते हैं। हरिहरो पूछते हैं, ये भी होता है हरिश्च हरश्च। ईश कृष्ण, तो मतलब आप देखो ना जहाँ पर और आ रहा है, शिव केशव, शिव और केशव, तो शिवश्च केशवश्च। पितरो ये पूछते हैं, माता पितरो, तो माता चो पिता चो, इनके ना वो भी पूछ लेते हैं, ठीक है, पिता पितरो पितरह वाला, ठीक है, और ये भी पूछ लेंगे। तो ये ऐसे कुछ देख लो द्वंद्व समास में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं केवल समास। केवल समास में क्या होता है, केवल समास में ये है कि इस समास में समास तो होता है किंतु समास विशेष की संज्ञा नहीं होती है ना। बेसिकली यहाँ पे कोई संज्ञा नहीं है, यहाँ पर समास तो है लेकिन कोई संज्ञा नहीं है। जैसे कि भूतपूर्व हो गया, फिर उसके बाद जैसे वाणी और अर्थ के समान, तो वागर तो इव। अब इसमें तो ज्यादा एग्जाम्पल ही नहीं दे रखे, तो जो 2 एग्जाम्पल है ना वो पढ़ लो, ठीक है। फिर देन आपको पाठ की समरी दे रखी है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अपन ने जो है समास टॉपिक जो है आज इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट आप बता देना नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। आई नो वो संज्ञा वाला टॉपिक बाकी है, तो या तो मैं वो संज्ञा वाला टॉपिक ही स्टार्ट कर लूंगी। सो ये मेन टॉपिक तो हो गए, संधि समास कंप्लीट कर लिए, साथ में अव्यय वगैरह भी, प्रत्यय उपसर्ग वगैरह भी सब कंप्लीट कर लिए थे। आप जो है धातु रूप और शब्द रूप भाई याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधे से ज्यादा मार्क्स ना इन्हीं से सिक्योर हो जाते हैं। ऑलराइट, एंड और भी चीज़ें हैं वो रिमेंबर, आई एम गोना बी स्टार्टिंग दिस क्रैश कोर्स। यहाँ पर ना इस क्रैश कोर्स में मैं सारी की सारी चीज़ें ना इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूंगी, है ना। नॉट ओनली पेपर 1 बट पेपर 2 भी हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो आपको अगर डेफिनेटली लाइक ऐसे संस्कृत में आपको लाइक पास होना है, पास तो डेफिनेटली आप हो ही जाओगे। अगर आपको गुड मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप वो क्रैश सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली उसकी कुछ ना कुछ प्राइसिंग होगी, बट वो बहुत ही मिनिमल प्राइसिंग में रखूंगी कि हम इसी तरीके से क्लासेस कंडक्ट करेंगे, बस वो लाइव होगी एंड वहां पर मैं आपको पूरा सिलेबस आपका जो है हेल्प करूंगी कंप्लीट करवाने में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and I hope you liked the video, and if you did then don't forget to like, share and subscribe, it means a lot to me। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना गाइस, सारी अपडेट्स मैं वहाँ पे देती रहती हूँ। अगर पीडीएफ्स वगैरह सारे बुक्स के वो भी वहाँ पे शेयर कर दूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल भी वहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे। सो टेक केयर, बाय गाइस।